नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज आपकी प्रतिक्रिया को भी हम जगह देंगे। हैशटैग हवाबाजी। जी, ये शब्द कहां से निकला? ये शब्द दरअसल इस देश में राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा ने कहा और मोदी सरकार के कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा। जो अध्यक्ष ने कहा निशाने पर प्रधानमंत्री थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा निशाने पर कांग्रेस की अध्यक्षा थी। पहले सुन लीजिए इसे। It has become painfully clear that most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than हवाबाजी। हवाबाजी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि 40 साल से ज्यादा देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करने वाली उस हवाबाजी को सैनिकों के हित में हकीकत में बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार सफल रही। तो इस हवाबाजी के मायने निकाले क्या जाए, जो भी निकाले जाए, दस्तक में आइए जरा इसी के जरिए टटोलने की कोशिश। और हमने पीछे लिख दिया है हैशटैग हवाबाजी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, दस्तक के आखिर में बताएंगे आप कहते क्या हैं। लेकिन आइए शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत कहीं से कीजिए। शीना हत्याकांड, बड़े आरोप, बड़े प्रत्यारोप मीडिया को लेकर, पुलिस को लेकर। पुलिस ने मीडिया पर लगाए, मीडिया ने पुलिस पर लगाए, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, पुलिस कमिश्नर की गद्दी चली गई इस खेल में। कुछ सवालों ने जन्म दे दिया। इन सवालों में बड़ा सवाल मारिया का हटना और सीएम का जापान उड़ना एक ही वक्त हुआ है मुंबई में। क्यों हुआ भाई? 93 ब्लास्ट की जांच के नायक मारिया शीना हत्याकांड के झटके में खलनायक क्यों लगने लगे? 7 घंटे के भीतर शीना हत्याकांड की जांच दोबारा मारिया को दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी ने आकर कह दिया, क्या जरूरत थी कहने की? मारिया ने 10 दिन की जांच में 72 घंटे खार थाने में क्यों गुजारे? यह भी एक सवाल है। और क्या महाराष्ट्र सरकार ने मारिया को हटाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए? हत्याकांड को लेकर और मुंबई के भीतर जांच को लेकर क्या यह वाकई हवाबाजी हो रही है? यह सवाल है। लेकिन इस सवाल से आगे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक सवाल है, जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने मीटिंग के भीतर किया। लेकिन इस देश के भीतर का सच आर्थिक नीतियों को लेकर है क्या, जिसका जिक्र सरकार करने से बचती है और आज भी किया नहीं गया? हमें लगा यह रिपोर्ट इस बात को तस्दीक करे कि देश के भीतर का सच उस कॉरपोरेट का क्या है, जिस कॉरपोरेट के साथ बैठकर रास्ते निकाले जा रहे हैं इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कॉरपोरेट टैक्स में राहत 62,398 करोड़। पीएसयू बैंकों का एनपीए 2,42,259 करोड़। सिर्फ 17 लोगों पर टैक्स का बकाया 2,14,000 करोड़, यानी 5 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा का लाभ जिस कॉरपोरेट को मोदी सरकार ने दे दिया, उसी कॉरपोरेट की छांव में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि वो भारतीय बाजार में निवेश करने का जोखिम उठाए, तो इसका मतलब है क्या? और दूसरी तरफ कॉरपोरेट ने इसी बैठक में जब यह कहा कि सरकार भी तो आर्थिक सुधार को लेकर जोखिम उठाए, तो फिर इसका मतलब क्या है? Since you regard this as a great opportunity for India, it is for India's private sector also now to increase their own investments. And conventionally, compared to others, the private sector has a greater risk-taking ability. आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हुआ, और भी ज़्यादा होना चाहिए। ये इसमें ये पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, वो पॉलिसी में वो प्रॉब्लम है। थिंग्स लाइक दैट वाज डिस्कस्ड, बट देयर वाज नो कमिटमेंट्स मेड। तो 7 RCR यानी प्रधानमंत्री निवास पर पहली बार कॉरपोरेट से लेकर बैंकर और रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष समेत तमाम आर्थिक संगठनों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ आया क्या? और जब सवाल डामाडोल इकोनॉमी का बड़ा होते चला जा रहा है, तो रास्ता होना क्या चाहिए? क्या इस बैठक से ये रास्ता निकल सकता है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जब 5 लाख करोड़ का लाभ उठाकर कॉरपोरेट ही निवेश का जोखिम उठाने को तैयार नहीं और विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से सिर्फ अगस्त के महीने में ही $3 बिलियन से ज्यादा पूंजी निकाल ली, तो सवाल अब कई है। क्या मोदी सरकार की चकमक इकोनॉमी पर किसी को भरोसा जाग नहीं रहा? क्या भूमि अधिग्रहण और जीएसटी पर लगे ग्रहण ने निवेशकों का भरोसा डिगा दिया है? क्या कॉरपोरेट को राहत और विदेशी निवेशकों का इंतजार मनमोहन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 हो चला है?
क्योंकि मौजूदा वक्त में पहली बार अर्थव्यवस्था 360 डिग्री में घूमकर उसी जगह खड़ी हुई है जहां से मोदी सरकार ने सत्ता संभालकर उड़ान भरी थी। शेयर बाजार हो या डॉलर के मुकाबले रुपया, महंगाई के हालात हो या फिर सूखे का संकट और विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार से भागना हो या फिर आर्थिक नीतियों की जमीन ही उन आर्थिक सुधार पर आ टिकी हो जो देश में सियासी टकराव की वजह से संभव हो नहीं पा रही। तो मोदी सरकार के सामने रास्ता बचता क्या है? क्योंकि सवाल सिर्फ चीन की मुश्किलों से लाभ उठाने के लिए कॉरपोरेट और बैंकरों से रास्ता पूछने या रास्ता निकालने की गुहार भर का नहीं है। सवाल है कि कॉरपोरेट को ही सरकार राहत दे रही है और देसी विदेशी कॉरपोरेट का ही भरोसा सरकार की नीतियों को लेकर डिगा हुआ है। तो सवाल यह भी है कि अगर बड़ी कंपनियों ने निवेश नहीं किया तो क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी? क्या सरकार के पास बिन कॉरपोरेट विकास और इकोनॉमी को पटरी पर बनाए रखने की कोई ठोस रणनीति नहीं है? यानी अच्छे दिन का मॉडल नीतियों पर नहीं, कॉरपोरेट पूंजी पर ही टिका है। और इन सब के बीच जब मूडीज ने यह कह दिया है कि विकास दर 7% रहेगी, तो ये संकेत अच्छे दिन के तो कतई नहीं है। तो क्या अच्छे दिन एक जुमला नहीं बल्कि हैशटैग हवाबाजी है? सोचिए इस पर, इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी जिस तर्ज पर आज कहते चली गईं, उनके जहन में यह जरूर रहा होगा कि दरअसल 26 मई 2014 को इस देश में शेयर बाजार का सेंसेक्स क्या था, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या थी, महंगाई क्या थी, विदेशी निवेशक कितनी बड़ी तादाद में आए थे, और आज यानी सितंबर 2015 में अगर कमोवेश वही हालत है तो फिर हवाबाजी शब्द का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? सोनिया गांधी ने जैसे ही मोदी सरकार को हवाबाज कहा, वैसे ही तय हो गया कि कांग्रेस की कमान अभी भी राहुल गांधी के हाथ में नहीं दी जाएगी और सोनिया गांधी मोदी सरकार से अब सीधे टकराने को तैयार है। इसीलिए सोनिया गांधी ने पहली बार नेहरू को इतिहास से जोड़ा तो भूमि अधिग्रहण पर मोदी सरकार के लिए यू टर्न के बारे में सीधे कहा कि मोदी सरकार तो जमीनी सच से हमेशा दूर ही रही है। फिर संघ का सरकार पर नियंत्रण तो बताया और महंगाई पर नकेल न कस पाने को बिगड़ती इकोनॉमी से भी जोड़ दिया। और इन सब के बीच पहली बार पाकिस्तान पर भी कहा कि कोई साफ रुख सरकार के पास है ही नहीं। Instead of a coherent policy on Pakistan, his government can't seem to make up its mind on what it should do. तो सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उसके संकेत 3 हैं। पहला, कांग्रेस हाशिए पर होकर भी अपने तेवर से वापस लौट सकती है। दूसरा, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है और जो तीसरे मोर्चे को दिल्ली की सियासत में जगह मिलने की बात कर रहे हैं, उनको कांग्रेस को समझना होगा। और तीसरा, राहुल गांधी कांग्रेसियों को संभालेंगे जरूर, लेकिन बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी ही मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेगी। यानी पहली बार सोनिया गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार को ही उकसाया, जिससे मोदी सरकार सोनिया को निशाने पर ले ली और विपक्षी राजनीति के केंद्र में कांग्रेस या कहें सोनिया गांधी का कद हर किसी को नजर आने लगे। और देखिए, इसमें देर नहीं हुई। मोदी कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि जब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वार किया, तब तब देश की जनता एकजुट होकर प्रगति के पथ पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे चली है। तो समझना यह भी होगा कि नेहरू परिवार पर हमला मोदी सरकार की जरूरत है और संघ परिवार पर हमला नेहरू परिवार की जरूरत है, क्योंकि दोनों को ही लगता रहा है कि कांग्रेस या बीजेपी का अस्तित्व परिवारों पर ही टिका है। इसीलिए सोनिया गांधी अब सीधे संघ परिवार के नियंत्रण में मोदी सरकार को बताने में हिचक नहीं रही। तो मोदी सरकार इतिहास के उन पन्नों को दोबारा लिखने को बेताब है जिन पन्नों पर वह सरदार पटेल को संघ के नजदीक ला सकती है। ध्यान दीजिए, तो सियासत किस्सा गोई होती चली जा रही है, इसलिए लिखना पड़ता है कि दरअसल हैशटैग हवाबाजी तो नहीं। सोनिया गांधी के सामने चैलेंज क्या है? 2014 में जो हार मिली, उसके बाद कई सवाल खड़े होंगे, लेकिन जरा समझ लीजिए उससे पहले अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसमें बिहार के बाद, बिहार तो इसी बरस के अंत में हो जाएगा, आजकल में ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन 2016 का चैलेंज जो है उसमें असम का चुनाव है। वहां पर उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की। बड़ी मुश्किल है, उसको कैसे बचा पाएंगे सोनिया गांधी के सामने बतौर चुनाव में। इसके बाद केरल में भी चुनाव 2016 में ही होने हैं। अगले बरस की कतार में केरल के बाद राज्य तमिलनाडु भी है, पांडिचेरी भी है,
यानी स्थितियां ऐसी विकट है, इसके बाद देखिए तमिलनाडु आएगा, ये सारी स्थितियां विकट है कि सामने एक चैलेंज है और किसी भी अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण यह होता है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं और ये एक स्थिति बतलाती है कि साल बीतते बीतते जो है 17 आ जाएगा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, चैलेंज बहुत है। अब यहां पर सवाल है 2014 में बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया, तो होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, जरा यह भी रिपोर्ट देखिए। जब इंदिरा पीएम थी तो राजीव गांधी महासचिव थे और अब सोनिया गांधी अध्यक्ष है तो राहुल गांधी उपाध्यक्ष। तो क्या कांग्रेस अतीत के गौरवमयी वक्त से मौजूदा संकट को ढक रही है? क्योंकि आज जैसे ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में एआईसीसी के गठन के लिए 1 साल का विस्तार दिया गया, वैसे ही सोनिया गांधी का कार्यकाल भी 1 बरस के लिए बढ़ गया और इससे राहुल गांधी के तुरंत अध्यक्ष बनने के कयासों पर रोक लग गई। नई बात भी नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 4 साल राजीव गांधी जी उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहे और शायद अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद वो और प्रधानमंत्री होते, तो वो शायद और कई साल जनरल सेक्रेटरी रहते। तो ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन है कि कोई ऐसी कोई निराशा वाली बात नहीं है कि भाई ऊपर जगह खाली है तो बिल्कुल एकदम फिलअप करो। तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस का मतलब ही गांधी परिवार है, क्योंकि पन्नों को पलटें तो 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से यह कहकर हटाया गया था कि कांग्रेस की चुनाव में बुरी गत हुई और इस खांचे में अगर आज सोनिया गांधी को डाल दें तो फिर उन्हें तो अध्यक्ष पद से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की बुरी गत 1998 के मुकाबले 2014 में कहीं ज्यादा बुरी हुई। बावजूद इसके सोनिया के कार्यकाल को विस्तार मिल गया। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस के भीतर भी घमासान है? क्योंकि राहुल को अध्यक्ष बनाने की हवा बार बार बनाई गई। सोनिया राहुल की कोठरी बार बार टकराती हुई भी दिखी और विपक्ष की एकजुटता का नेतृत्व करने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं सोनिया गांधी में है, यह भी सवाल उठ ही गया। यानी ये ऐसे सवाल जिन पर चर्चा ना हो, इसके लिए सोनिया गांधी ने बेहद बारीकी से राहुल गांधी की तारीफ भी आज खुलकर कर दी। The government has been compelled to withdraw its anti-farmer amendments. The credit for this goes to every worker of the Congress Party who, under Rahul Gandhi's guidance, carried out a sustained agitation. और इस तारीफ का मतलब यह भी है कि इसकी भी व्यवस्था हो गई कि राहुल संगठन और राजनीति पर और पकड़ बना सकते हैं, खुद को मजबूत कर सकते हैं, कोई आवाज उनके बुलंद आवाज के खिलाफ ना जाए, इसकी भी व्यवस्था हो गई। यानी सोनिया ने एक हाथ तारीफ की तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी मत दिया। जो सवाल सीताराम केसरी के लिए हो सकते हैं वो सोनिया गांधी के लिए नहीं हो सकते। यानी जो सवाल कांग्रेस के किसी और अध्यक्ष के लिए हो सकते हैं वो कम से कम गांधी परिवार के लिए तो कतई नहीं हो सकते। और राहुल गांधी के लिए जो सवाल उछाला जाता है कि वो कांग्रेस को तो संभाल सकते हैं लेकिन विपक्षी एका को नहीं, शायद इसीलिए सोनिया गांधी फिलहाल पद पर बरकरार हैं। दिल्ली से कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सेन, बहुत बारीकी से नेहरू का जिक्र इतिहास से जोड़ते हुए सोनिया गांधी ने निशाने पर मोदी सरकार को भी लिया। वो रिपोर्ट हम दिखाएंगे, इसका जिक्र क्यों किया गया है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रवाना होते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं जापान के लिए, क्योंकि निवेश चाहिए। वो भूल जाते हैं मराठवाड़ा में सूखा पड़ा है। और लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है, इधर हवाई जहाज में बैठते हैं, उधर मारिया को प्रमोशन मिल जाता है या उन्हें पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया जाता है। क्या मायने हैं इसके? इन 3 तस्वीरों का सिरा सीधे सीधे आपस में नहीं जोड़ता, सिवाय इसके कि इन तीनों मोर्चों पर महाराष्ट्र सरकार विफल दिखाई दे रही है और ठोस मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां सिंचाई के लिए पानी है ही नहीं और पीने के लिए भी पानी बमुश्किल मिल पा रहा है। वहीं अपनी सियासत ताकत को धर्म के आईन में देखने की समझ ने जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौर में मीट की बिक्री पर ही पाबंदी लगा दी है। और राकेश मारिया को ऐसे वक्त प्रमोशन के नाम पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड का डीजी बना दिया गया, जब उनके रिटायर होने के चंद दिन ही बचे थे। ऐसे में 93 ब्लास्ट की जांच का हीरो शीना हत्याकांड की जांच का क्या खलनायक बन गया?
देखिए, अगर उनको लगा ये बात, वो इस बात में उनको कोई भरोसा हुआ, कोई गलत काम हो रहा है, ऐसा उनको कुछ लगा होगा, इसीलिए उनको हटाया होगा। वैसे तो हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। तो क्या वाकई सीएम फडणवीस को लगा कि शीना हत्याकांड की जांच में मारिया लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं? हालांकि इन सबके बीच कहा गया कि वो जांच बरकरार रहेगी, हो जो भी, लेकिन 10 दिनों में जांच के दौरान 72 घंटों से ज्यादा वक्त खार थाने में मारिया ने गुजारे, यानी मुंबई के बाकी अपराध हाशिए पर चले गए। लेकिन इसी बिसात पर अगर मराठवाड़ा के सूखे को रख दे तो फडणवीस सरकार फेल ही नजर आएगी, क्योंकि मराठवाड़ा में पीने के लिए पानी तक नहीं रहा और गन्ने के मौसम में सारा पानी गन्ने के खेत ही पी जाते हैं, क्योंकि उस पर राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा है। फिर आम जनता के लिए मराठवाड़ा में राहत की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन गन्ने के खेत में अगर खड़ी फसल सूख जाए तो सरकार बेल आउट पैकेज दे देती है। यानी आलम देखिए, जिस वक्त मराठवाड़ा सूखे की चपेट में है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड़ा की यात्रा को इति श्रीमान जापान निकल गए निवेश के लिए। और जिस वक्त जापान के लिए विमान पर बैठे, ठीक उसी वक्त खबर आई कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को प्रमोट कर डीजी होमगार्ड बना दिया गया और उनकी जगह अहमद जावेद को नया कमिश्नर। यानी कमिश्नर को लेकर कोई सवाल उनसे ना पूछे, इसकी व्यवस्था सीएम ने कर ली। The accused are already in judicial custody, so it has a clear bearing that as far as interrogation goes, it is over at this point of time. और इससे बड़ी हवाबाजी क्या हो सकती है? राकेश मारिया को यह कहकर हटाया गया कि दरअसल पुलिस कमिश्नर का पद डीजी के समानांतर नहीं है, और दूसरी तरफ डीजी अहमद जावेद थे, उन्हें पुलिस कमिश्नर बना के कहा गया अब यह पद डीजी के लायक है। यह हवाबाजी नहीं तो और क्या है कि लोग समझ जाते हैं कि दरअसल हवाबाजी कौन कहां किस रूप में कैसे कर रहा है। मसलन विनय यादव जी ने हमें प्रतिक्रिया अपनी यह भेजी कि दरअसल स्मृति ईरानी जी, वो नीचे का हिस्सा थोड़ा हटा देते हैं हम, कमिंग अप जो चल रहा है तब आप पूरा पढ़ पाएंगे, उसमें जो लिखा हुआ आ रहा है उसे फिर से चलाने की कोशिश करते हैं। ये है वो हिस्सा जिसमें उन्होंने लिख के भेजा, विनय यादव ने, कि स्मृति ईरानी जी 1 रैंक 1 पोजीशन आंदोलन की वजह से लागू हुआ और इसका श्रेय भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने लागू कर दिया या किसी और ने लागू कर दिया।